हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन ऑफ मोशंस। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है क्या? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर। मतलब एक सिस्टम, जैसे ये हो गया आपका, ये कैप है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मिलकर एक पूरे का पूरा सिस्टम बनाए, उसे बोलेंगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पूरे का सिस्टम है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके पूरे एक सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। तो हम आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली जो बताया जाता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर बताया जाता है, आपका एक पार्टिकल्स के ऊपर। तो अब हम पूरे एक सिस्टम को एक तरह की पार्टिकल्स की तरह डील कैसे कर सकते हैं? एक सिस्टम, इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक पार्टिकल्स की तरह डील कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। इस ऑब्जेक्ट का क्या पता होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास होता है क्या है? सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट्स जिस पॉइंट पर जब आप फोर्स लगाओगे तो पूरे सिस्टम पर फोर्स लगेगी, पूरे के पूरे कैप पर फोर्स लगेगी, पूरे के पूरे इस ऑब्जेक्ट पर। जैसे अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊँ, यहाँ देख रहे हैं आप, नीचे से फोर्स लगाऊँ तो इधर की तरफ घूमेगा, या फिर मैं ऊपर की तरफ इधर की तरफ से फोर्स लगाऊँ तो इधर की तरफ घूमेगा, नीचे वाले पार्टिकल पर फोर्स नहीं जा रही वो। और अगर मैं इसके कुछ इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊँ, देखिए इस पॉइंट पर, तो पूरी की पूरी कैप चल रही है आपका। या फिर इसके और अच्छा इसमें समझेंगे, इससे आपका देखिए ये एक वॉच है आपका, एक पूरा सिस्टम है आपका। मैं इस पूरे सिस्टम में अगर इधर की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जा रहा है, केवल मूव कर रहा है, और अगर इधर की तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये वाला मूव कर रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगाऊं कि पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स लगे और पूरा सिस्टम मूव करे? तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगाने से पूरे सिस्टम पर फोर्स लगती है, उस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे कोशिश करते हैं, देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ कुछ, तो ऑब्जेक्ट सीधा इधर की तरफ चल रहा है आपका, देख रहे हैं आप? फिर से लगा के बताता हूँ मैं आपका, इधर कुछ लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चल रहा है आपका। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट्स है, सेंटर ऑफ मास है, जिसके ऊपर फोर्स लगाने से पूरे सिस्टम पर इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पूरी फोर्स लगती है, पूरे सिस्टम पर फोर्स लगती है। उस पॉइंट को बोलते हैं उसका सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए डेफिनेशन भी बताई गई है आपका, अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। अ पॉइंट, पूरे बॉडी के अंदर, अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पूरे मास को हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, या फिर उसी पॉइंट्स का हम टोटल सिस्टम का जो मास है उस पॉइंट को उसे मान सकते हैं। और अगर हम वहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट पर इक्वली फोर्स अप्लाइड होगी और पूरा का पूरा सिस्टम मूव करेगा। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर। अब उसके हम बात करेंगे आगे के अंदर आपका सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास होता क्या है? तो लिखता हूँ मैं आपका, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू सिस्टम। अभी टू सिस्टम की बात करेंगे, या फिर टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। अब टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए ग्राफ, एक यहाँ पर पॉइंट्स है, एक यहाँ पर पॉइंट्स है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स का एक ओरिजिन ले लिया, ये देखिए इसे मैंने ओरिजिन कह दिया। यहाँ के रेफरेंस से मैं पूरी स्टडी कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट है जिसका मास m1 है, ये एक पॉइंट है जिसका मास m2 है, इससे इसकी डिस्टेंस आपकी r1 है, इससे r1, इससे इसकी डिस्टेंस आपकी r2 है, ठीक है। अब ये पूरे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल हैं, तो दो पार्टिकल्स के अंदर म्यूचुअली इंट्रैक्शनल फोर्स लग रहा होगा। m2 से m1 पर फोर्स लग रहा है, तो m1 पर जो फोर्स लग रहा है F21, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ आपका F21, और इस पर जो फोर्स लग रहा है आपका m2 पर m1 से फोर्स लग रहा है F12। अब m1 पर मैंने एज्यूम कर लिया कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F1 एक्सटर्नल, इसी तरह से F2 एक्सटर्नल, दो फोर्स लग रहे हैं इनके ऊपर। तो हम
अब इस पूरे सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। अब देख लीजिए, मैंने क्या कहा आपका, मैंने बोला आपका v1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल होगा dr1/dt। इसी तरह से v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या होगा, इसका v2 ऑफ सेकंड पार्टिकल होगा dr2/dt। अगर वेलोसिटी आ गई तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आपका। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आपका dv1/dt। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे आगे की तरफ आपका, आगे की तरफ बात करेंगे a2 इज इक्वल टू आपका dv2/dt। ठीक है, अब ये a1 है, ये a2 है, दो फोर्स हैं आपका। अब मैं बात कर रहा हूँ F1 पर जो फोर्स लग रही है, तो फोर्स ऑन M1 पार्टिकल्स पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है F21 प्लस F1 एक्सटर्नल। सिमिलर फोर्स ऑन M2 पार्टिकल F12 प्लस F2 एक्सटर्नल। हो गया आपका। तो इससे अब ये पूरी फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पर लग रही है, तो आपको पता है आपका अगर फर्स्ट पार्टिकल पर लग रही है तो उस अगर फोर्स तो F21 प्लस F1 एक्सटर्नल जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, आपका M1 मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू में एक्सेलरेशंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। इन दोनों फोर्स का जो नेट इफेक्ट होगा वो M1 A1 के इक्वलेंट होगा। इसी तरह से F21 ये जो दो फोर्स हैं F12 प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू M2 A2। अब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, आप सिस्टम के ऊपर बात करेंगे तो सिस्टम के ऊपर F21 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F2 एक्सटर्नल। ये 1 वाले पार्टिकल पर ये दो फोर्स, 2 वाले पार्टिकल पर ये दो फोर्स, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर इतनी लग रही है आपका, जिससे M1A1 प्लस M2 A2 हो गया आपका। तो अब ये सारी फोर्स है आपका, हमें पता है ये चीज़ें आपका F21 इज इक्वल टू में F12 ऑफ नेगेटिव, ये पता है आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस अप्लाइड हो रही हैं, तो F21 और F12 दोनों एक दूसरे से कैंसिलेट हो जाएंगी आपकी। अभी मैंने ये वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कैंसिलेट हो जाएंगी। अगर ये कैंसिलेट हो जाती हैं तो इंटरनल फोर्स से जो अफेक्ट आएगा वो पूरा का पूरा ज़ीरो आएगा, क्योंकि F21 और F12 कैंसिल हो गई, क्योंकि F21 और F12 का अमाउंट तो सेम है, फोर्स तो सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स मैं यहाँ लगाऊँ, एक फोर्स यहाँ लगाऊँ, 5 न्यूटन यहाँ से 5 न्यूटन यहाँ से, तो कहीं नहीं मूव करेगी, तो नेट इफेक्ट इसके ऊपर ज़ीरो आ जाएगा। तो वो ऐसे यहाँ पर F21 इज इक्वल टू F12 ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिलेट हो जाएंगी। तो F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल दो आएगा आपका, और यहाँ पर आएगा आपका M1A1 प्लस M2 A2। अगर हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो M1 dV1/dt प्लस M2 dV2/dt। अब F1 और F2 नेट फोर्स इस पे लग रही है F लग रही है, तो F इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू में एक्सेलरेशन ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरे सिस्टम का जो एक ऐसा पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशंस कैपिटल M समझ रहे हैं, मास ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू में M1 प्लस M2 होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसमें, देखिए आपका, तो M dV बाहर निकाल लेंगे, dV/dt, यहाँ आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ आपका कैपिटल M को M1
प्लस m2 और एक्सेलरेशंस को लिख सकता हूँ आपका dv सेंटर ऑफ मास अपॉन में dt। समझ रहे हैं ना आप? तो d बाई dt इसे लिखूंगा m1 v1 प्लस m2 v2। अभी वेलोसिटी को हम पोजीशंस के फ्रेम में लिख सकते हैं इस तरह से। आपका पहले मैंने एक्सेलरेशन लिखा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की फॉर्म लेकर आया, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन है, दोनों में डिफरेंशिएशन डी वेलोसिटी का डिफरेंशिएट हो रहा है टाइम से, तो वो कॉमन है, बाहर निकाल लिया m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए, अब ये देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, अब इसे थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ, ये कुछ नहीं आपका, सीधा यहीं से करता हूँ आपका, ताकि देखने में आसानी होगा आपका। तो देखिए m1, तो अब मैंने क्या करा, इसका वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लिया यहाँ से आपका d बाई डी टी m1 dr1 बाई डी टी प्लस m2 dr2 बाई डी टी इज इक्वल टू में m1 प्लस m2 इंटू में डबल डिफरेंशिएशंस ऑफ टाइम ऑफ वेलोसिटी का। वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं आपका आर सी एम सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन आर इज अ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम बात करेंगे आपका ये डी बाई डी टी डबल डिफरेंशिएशंस ऑफ टाइम, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू में m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू में m1 प्लस m2 डी स्क्वायर बाई आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब ये m1 अब यहाँ आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2 डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो आर या सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर दोनों तरफ डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कैंसिलेशन करेंगे तो आर सी एम किसके इक्वलेंट आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका आ गया आपका m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू में आर सी एम, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं इसी से आपका। अभी ये एनसीईआरटी में आप न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे, एग्जाम्पल है आपका स्टार्टिंग के एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स में आप ये इस तरह के न्यूमेरिकल ज़रूर देखेंगे इसी पे बेस्ड। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम था, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। और अगर वो देखो, अब जो मैंने ये ग्राफ बनाया, अभी ये जो बनाया इसमें सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मतलब इन दोनों मास के पॉइंट के बीच का ये पॉइंट, इसे बोलेंगे सी सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी पोजीशंस होगी वो आर सी एम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ आया? तो सीधा इस तरह से ये करा कैसे मैंने आपका, सीधा एक्चुअली में ये तो मैंने नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको, यहाँ से एक्चुअल में यहाँ से करा है फोर्स ऑन m1 पार्टिकल, फोर्स ऑन m2 पार्टिकल, इस तरह से करता हुआ हम यहाँ पर आ गए। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं आपका। अभी हम 2 पार्टिकल सिस्टम बनाया था, अभी मैं आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम बोलते हैं आपका, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। n पार्टिकल मतलब काफ़ी सारे, r इज इक्वल टू में आपका आर सी एम इज इक्वल टू में m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन mn rn अपॉन में आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। समझ आया आपका? अब देखिए आपका, अब ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर अलग अलग पॉइंट्स हैं या आप सीधा डायरेक्ट वैसे भी लर्न कर सकते हैं आपका। अगर हम आगे पढ़ेंगे कार्टेशियन, अगर कार्टेशियन, ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया आपका, थ्री डायमेंशनल कंटेंट है आपका ये।
आर आर आपका 3 डायमेंशनल डिस्टेंस है आपका। तो अगर वो कार्टेशियन पूछेगा, क्या पूछेगा, कार्टेशियन की फॉर्म में, जैसे मैं बोलूँ आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, अगर वो x पूछेगा, x क्या होगा आपका, तो x का होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन अपॉन में आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा x का। और अगर वो पूछेगा y का, सिमिलर y सी एम इज इक्वल टू में आपका m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन अपॉन में आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। और अगर वो पूछेगा z का, सेम m1 z1 m2 z2 प्लस m3 z3 एंड सो ऑन अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम कर सकते हैं आपका। और अगर समझ आए आपका, ये हो गया आपका। इसके साथ अगर हम अगला पॉइंट हम देखते हैं आपका मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास। अब ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपका। इम्पोर्टेंट तो क्या, बस थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साइंस बड़ी सिंपल है, मतलब थोड़ा सा आपका टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास मोशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है आपका, ये कह रहा है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगे, एक्सटर्नल फोर्स क्या लगे, जीरो लगे, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगे तो हम जानते हैं आपका, पहले मैं लिख लूँ वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ, ये लिख देता हूँ आपको, द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, VCM when absence of external force, जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस होगी तो VCM क्या होगा। तो अगर हम बात करेंगे VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो F टोटल इज इक्वल टू होता है M इंटू में ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। F टोटल अगर मैंने जीरो कर लिया, F एक्सटर्नल जीरो, टोटल मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लग ही नहीं रही, F टोटल या फिर F एक्सटर्नल लिखने से, या फिर हाँ ठीक है, F टोटल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो F टोटल इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आपका F1 प्लस F2 प्लस F3, और इन सब का सम नेट इफेक्ट क्या है आपका, ज़ीरो। F टोटल इज इक्वल टू, तो ज़ीरो इज इक्वल टू M इंटू मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ dV/dt, M इधर आ जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू में आपका dV/dt। अब देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, आंसर क्या आ रहा है आपका ज़ीरो। तो अगर किसी भी कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करें और आंसर आए ज़ीरो, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, एक ज़ीरो आ जाए, तो दैट इज़ अ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VCM इज द velocity of center of mass and in the absence of external force, the center VCM is constant। क्या हो जाएगा, VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब
वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगी। जैसी वेलोसिटी है सिस्टम की वैसी, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो मोशंस में रहेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका, ये देखिए अभी हमने इसका कर लिया आपका, व्हेन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है इसकी, ज़ीरो। तो मैं मान लेता हूँ आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। कोई सिस्टम है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है आपकी, और नेट इफेक्ट कितना आ रहा है आपका, ज़ीरो आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, ज़ीरो। तो F1 इज इक्वल टू होता है आपका M1A1 M2A2 प्लस M3A3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो M अगर हम बात करेंगे आपका M1, ये आएगा आपका dV/dt प्लस M2 dV2/dt प्लस M3 dV/dt सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका d/dt M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो d/dt इज इक्वल टू में P1 क्या होगा आपका, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो dV/dt P1 P2 P टोटल मान लूँ आपका, टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो लीनियर मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, वैल्यू आ रही है ज़ीरो। तो इसका मतलब है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। टोटल लीनियर मोमेंटम is conserved when external force on system will be ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा आपका। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में हो गया आपका, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपका। चलिए अब इसके बारे में अगर हम देखिए, ये टॉपिक हो गया आपका। तो इसके बारे में अगर हम आगे की तरफ बात करेंगे आपका, देखिए जैसे हमने यहाँ पर मैं लिख दूँ ये M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, जैसे मैंने ये बनाया ना वैसे और भी हो सकता है आपका। देखिए डिफरेंट मतलब फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहा, सीधे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन ही आता है आपका। अभी मैंने पोजीशन का सेंटर ऑफ मास निकाला है, यहाँ पर कई जगह VCM लिख रहा था, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि VCM है क्या। तो VCM कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 एंड सो ऑन अपॉन में आपका हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ आया आपका, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो ये भी देख लीजिए, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया आपका। तो अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपका, ये हो गया पूरा का पूरा। अब एक पॉइंट है आपका कि सेंटर ऑफ मास होता कहाँ पर है आपका। तो सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्म बॉडी है, समझ रहे हैं आप, सेंटर ऑफ जैसे बहुत सारी बॉडी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी लिख दूँ मैं, कोई रिजिड बॉडी मतलब हार्ड बॉडी जिसकी शेप डेफिनेट्स है, मतलब किसी की डेफिनेट शेप है। इसमें बात करूँगा रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सेंटर में होगा। मैं बात करूँगा डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा। अगर बात करूँगा एक रेक्टेंगुलर पीस है, कौन सा है आपका, रेक्टेंगल्स आपका। तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास इसको और इसको इंटरसेक्ट करो, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ रहा होगा जो इसके भी मिड में होगा, इस लाइन के भी मिड में होगा और इसके भी मिड में होगा। ये आपका ये सेंटर ऑफ मास होगा आपका। और अगर आपका क्यूबिकल बॉक्स है, कैसा बॉक्स है आपका, क्यूबिकल
क्यूबिकल बॉक्स समझते हैं ना आप, क्यूब्स है आपका, तो शेप देख लीजिएगा। तो इसका आपका यहाँ कहीं बीच में आ रहा होगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, देखो इससे लेके यहाँ पर पहुँच रहा है, तो यहाँ कहीं बीच में आ रहा होगा, यहाँ से लेकर इधर पहुँच रहा है और यहाँ से लेकर इधर पहुँच रहा है, तो इनके कोई बीच में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास तो अलग अलग इक्वेशन से, एग्जांपल से आप करेंगे तब आपको समझ आएगा। सारी की सारी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं आपके प्रैक्टिस के ऊपर। जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे ही टॉपिक्स होते चलेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशंस के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन। तो देखिए रोटेशन मोशन है क्या, सबसे सिंपल सी बात, मैंने एक सर्कल ले लिया, यहाँ एक इसका सेंटर है, यहाँ इसका एक पॉइंट है, ये घूमकर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर घूम के आने के बाद इसने कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मूव करा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो इसने एक डिस्प्लेसमेंट करा, इसे बोलते हैं थीटा। थीटा क्या है आपका, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज इक्वल टू में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, इसकी यूनिट होती है आपकी रेडियन और डिग्री। डिग्री सुना होगा आपने, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो यूनिट होती है रेडियन। हम रेडियन के फॉर्म में पढ़ेंगे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम, थीटा। तो अगर हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा, और अगर हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा इज इक्वल टू में आपका डी थीटा बाई डी टी, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। समझ आ रहे हैं आप। और अगर हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है आपका, और अगर हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशंस, ओमेगा ही लिखे आप, सीधा ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका साइन होता है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू में डी ओमेगा बाई डी टी। तो 3 एक्सप्रेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए डी ओमेगा बाई डी टी। इस तरह से लिख सकते हैं आपका। तो कुछ एक्सप्रेशन आएंगे आपका रोटेशन मोशंस के, जैसे अंदर आप रोटेशन कह रहा हूँ आपका लीनियर, जो लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशंस आपने पहले पढ़ी थी, जिसके अंदर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर एक और पढ़ी थी आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसी की तरह 3 डेरिवेशंस हम करेंगे यहाँ पर, और आज की क्लास यहाँ इसके बाद ओवर करेंगे आपका। अब मैं लिख रहा हूँ आपका डेरिवेशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, रोटेशन मोशन लिख लें, क्योंकि रोटेशन मोशन की बात हो रही है आपका, रोटेशन मोशन। अगर हम बात करेंगे अल्फा इज इक्वल टू में आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में आपका डी ओमेगा बाई डी टी, तो अल्फा इज इक्वल टू में डी टी इज इक्वल टू में डी ओमेगा। इसे इंटीग्रेट कर लेंगे आपका, टाइम टी मिनिमम इज इक्वल टू 0, टी टाइम इज इक्वल टू टी। एंगुलर वेलोसिटी, तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, या फिर हम बात कर सकते हैं आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक चीज़ और बता दूं, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट की जगह सीधा ओमेगा, तो आएगा आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा, इसी को यूज़ करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे आपका। तो अब देखेंगे आपका ओमेगा इज इक्वल टू में अल्फ़ा इज इंटू में टी माइनस 0, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो आ जाएगा अल्फ़ा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू में आपका ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ये बिल्कुल जस्ट वैसे ही अगर आप देखेंगे,
u प्लस ए टी इज इक्वल टू में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन देखी थी। तो v रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को, a एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, t दोनों तरफ t है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी इन लीनियर मोशन, स्ट्रेट मोशंस की अगर हम बात करें। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद दूसरी आपका इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस, डेरिवेशंस ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशंस, तो देखिए इसमें हम बात करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डॉट डी टी। तो डी थीटा ओमेगा, ओमेगा के एक्सप्रेशन हमने पीछे लिखा था, ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट इन प्लस अल्फा टी इंटू में डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फ़ा डी टी, टी अल्फ़ा टी इंटू में डी टी। इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो आएगा डी थीटा इज इक्वल टू में, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम 0 मान लें, मैक्सिमम थीटा मान लें। तो थीटा इज इक्वल टू टाइम टी मिनिमम 0, मैक्सिमम आपका टी, टी वही आपका। तो इसमें तो एक और यूज़ होगा आपका, ओमेगा टी मिनिमम 0 और टी मैक्सिमम टी। तो ओमेगा टी माइनस 0 प्लस ओमेगा टी 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 मिनिमम 0 मैक्सिमम टी। तो आएगा ओमेगा इज इक्वल टू में ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर। तो आएगा ओमेगा इज इक्वल, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस का आपका। अब उसके बाद लास्ट है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस इन सर्कुल, थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशंस। तो हम सर्कुलर मोशंस की अगर हम बात करेंगे तो वही आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू में होता है आपका, अल्फ़ा इज इक्वल टू में डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसमें कुछ इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू में डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं आपका। तो ये कर क्यों रहे हैं, ये कर के इसलिए रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपका एक ही चीज़ को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर के मतलब नेट इफेक्ट्स जो हम जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर कोई इफेक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन हमारा जो हम दूसरा टर्म जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इजीली निकल आता है आपका। तो ये सब चीज़ें आपका मैथ में अक्सर कर यूज़ होती हैं आपका। तो डी ओमेगा बाई डी थीटा मैं ऐसे लिख दूं और इनटू में आपका डी थीटा बाई डी टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू में एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू में डी ओमेगा, ये ओमेगा जो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है वो आगे लिख लिया, अपॉन में डी थीटा इधर आ जाएगा आपका। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू में डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डॉट डी डब्ल्यू। तो एक्सप्रेशन इसका सीधा आपका इंटीग्रेट कर दें हम आपका, तो इसका थीटा इज इक्वल टू 0, इसका थीटा तो आ जाएगा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस 1 और ओमेगा नॉट, और ये आएगा आपका ओमेगा। तो अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। तो अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इधर आ जाएगा 2 अल्फ़ा थीटा बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर।
ये एक्सप्रेशन आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है आपका 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, ऐसे एक्सप्रेशन है ना आपका। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक्स है वो ख़त्म हो जाता है आज की क्लास का। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम से डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। चलिए ठीक है।